नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बहादुर विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ रासायनिक गणना का भाग 5। इसमें हम लोग मोल की धारणा पर आधारित जो गणित हैं उन्हीं को करेंगे और हम लोग आज देखेंगे कि किस प्रकार से मोल की धारणा से हम लोग अलग-अलग तत्व के मात्रा का ज्ञान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमें पता है कि मोल की अवधारणा में बहुत ज़रूरी बात यह है कि साधारण तापमान तथा दबाव पर वस्तुएं रहें, तभी मोल की अवधारणा लागू होती है उन पदार्थों पर, उन तत्वों पर। तो साधारण तापमान तथा दबाव क्या है? हमें पता है साधारण तापमान मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ये हम लोग पिछले क्लासों में देख चुके हैं कई बार। ठीक उसी तरह से दबाव, साधारण दबाव कितना होता है? साधारण दबाव होता है एक वायुमंडलीय दबाव, जिसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या हम इसको बैरोमीटर में पारे की उच्चता से दिखा सकते हैं, जैसे कि 76 सेंटीमीटर पारे की उच्चता का। और अगर सेंटीमीटर को हम लोग मिलीमीटर में व्यक्त करें तो 760 मिलीमीटर पारे की उच्चता का। ये हमारा हो गया साधारण दबाव और ये हो गया साधारण तापमान। तो एनटीपी या एसटीपी मतलब तापमान कितना होता है? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। और दबाव एक वायुमंडलीय दबाव या एक एटमॉस्फेयर दबाव या 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई का, जिसको हम लोग 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई का भी कह सकते हैं। तो एक मोल, हमें पता है कि एक मोल को अगर हम लोग संख्या में दिखाएं तो एक मोल की संख्या कितनी होगी? इसको एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो 6.023 गुना 10 का पावर 23, इतनी संख्या में किसी भी वस्तु का एक मोल होता है। तो अगर वो अणु है तो इतने सारे अणु होंगे। अगर हम लोग एक मोल परमाणु की बात कर रहे हैं तो इतने सारे परमाणु हमको एक मोल में मिलते हैं। ठीक उसी तरह से अगर एक मोल को हम लोग आयतन में व्यक्त करें तो हमने सीखा था कि आयतन 22.4 लीटर होता है। हमेशा किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व के एक मोल का 22.4 लीटर होगा। अगर हम लोग लीटर को घन सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो 22,400 घन सेंटीमीटर, या तो इसको सीसी भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो आयतन के साथ साथ एक मोल को हम लोग मात्रा में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक मोल की मात्रा को अगर परमाणु के लिए देखा जाए, किसी परमाणु की मात्रा की बात की जाए तो हम लोग उसको परमाणु भार में व्यक्त करेंगे। अगर एक मोल को हम लोग अणु के मात्रा के हिसाब से देखें, किसी एक मोल अणु की बात हो तो एक मोल अणु के लिए हम लोग उस अणु का अणुभार देखेंगे। ठीक है। और ठीक उसी तरह से एक ग्राम मोल की बात जब आती है, या एक ग्राम परमाणु, एक ग्राम अणु की बात जब आती है, तो एक ग्राम परमाणु या एक ग्राम अणु, ये लोग, इनको हम लोग एक ग्राम मोल में एक ग्राम मोल कहते हैं। एक ग्राम मोल अगर अणु की बात हो रही है तो हम लोग कहेंगे एक ग्राम मोल अणु। और अगर परमाणु की बात हो रही है तो, अगर परमाणु की बात हो रही है तो एक ग्राम मोल परमाणु। ठीक है। जैसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी वैसे। आज की क्लास में हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे? आज के क्लास में मैंने आपको बताया है कि हम लोग मात्रा तक पहुंचेंगे। ठीक है। आपको सवालों में ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, इतने सारे अणुओं की संख्या दी गई है, या कितने भी सारे परमाणुओं की संख्या दी गई है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इन परमाणुओं की या अणुओं की मात्रा कितनी है। तो हमें ये सीखने को मिलेगा कि आप संख्या से मात्रा तक कैसे पहुंचे, या तो फिर आयतन दिया गया है तत्व का तो हम लोग उसकी मात्रा का ज्ञान कैसे करें, या तो फिर उसका एक ग्राम मोल दिया गया है तो उसकी मात्रा कैसे निकालें। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, एसटीपी पर 3.0115 गुना 10 का पावर 23
लोहे के परमाणुओं की मात्रा कितनी होगी। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इतने सारे लोहे के परमाणु आपको दे दिए गए हैं, तो बताइए कि उनकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो आइए बनाते हैं सवाल को, और सोचने का तरीका क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। हमें यहाँ पर मात्रा और संख्या के बीच में संबंध चाहिए, और हमने ये सीखा है कि जब भी मात्रा की बात आएगी तो हमें या तो परमाणु भार की मदद लेनी पड़ेगी या तो अणु भार की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको परमाणुओं के बारे में पूछा जा रहा है कि अणुओं के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि हमें लोहे के परमाणुओं की मात्रा पूछी जा रही है। तो यहां पर देखिए, लोहे का परमाणु, उसका परमाणु भार कितना है, सवाल में ही दे दिया गया है कि उसका परमाणु भार 56 होता है। अब देखिए कि अगर लोहे का परमाणु भार 56 है, तो लोहे का ग्राम परमाणु भार कितना होगा। मैंने आपको सिखाया था कि परमाणु भार के पीछे आप ग्राम बैठा दीजिए तो आपको उस तत्व का परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लोहे का ग्राम परमाणु भार 56 ग्राम है। अब हमने ये भी सीखा है, वो जो सबसे शुरू वाले स्लाइड में जो आपको हमेशा एक चार्ट दिखाता हूं, जहां पे एक मोल किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, संख्या के साथ, मात्रा के साथ, आयतन के साथ। उस चार्ट में आप ध्यान दीजिएगा कि जब ग्राम परमाणु भार, किसी भी तत्व का ग्राम परमाणु भार यानी ही उसका 1 मोल होता है, तो हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं कि 56 ग्राम लोहा मतलब 1 मोल लोहा होगा। 1 मोल लोहा होगा। अब अगर 56 ग्राम लोहा मतलब 1 मोल लोहा होता है, तो फिर से उस चार्ट के बारे में सोचिए और याद कीजिए कि 1 मोल मतलब कितनी संख्या में परमाणु होने चाहिए। तो कि अगर लोहे का 1 मोल हमारे पास है, तो हमारे पास उसकी कितने परमाणु हैं, हमारे पास उसके 6.023 गुना 10 का पावर 23 इतने सारे परमाणु है। तो इसका मतलब 56 ग्राम लोहा मतलब अगर 1 मोल लोहा होता है, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि इतने सारे लोहे के परमाणु की मात्रा 56 ग्राम होगी, है ना। इतने सारे लोहे के परमाणुओं की मात्रा यानी 56 ग्राम लोहा होगा। अब देखिए, ये संबंध जैसे ही बन गया, अब सवाल पे आइए और देखिए कि हमें कितने सारे लोहे के परमाणुओं की मात्रा पूछी गई है। हमें 3.0115 गुना 10 का पावर 23 लोहे के परमाणुओं की मात्रा पूछी गई है। हमारे पास इतने सारे लोहे के परमाणुओं की मात्रा है। अब आप यहां से एक लोहे के परमाणुओं की मात्रा को अगर निकालना चाहें, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि इतने सारे लोहे के परमाणु अगर 56 ग्राम मात्रा देते हैं, तो जरूर एक लोहे का परमाणु तो 56 ग्राम से कम ही मात्रा देगा। तो इसका मतलब 56 इससे बट जाएगा, इतने ग्राम का हमें लोहा मिलेगा। लेकिन एक परमाणु के बारे में हमें सवाल नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है इतने सारे परमाणुओं के बारे में। अगर आप एक परमाणु को इतना ग्राम लोहा साबित कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 लोहे के परमाणु इतने ग्राम का दुगना ग्राम होना चाहिए, 3 लोहे के परमाणु इसका 3 गुना होना चाहिए। तो इतने सारे लोहे के परमाणु यानी इतना सारा उसके साथ गुणा करना पड़ेगा। तो 3.0115 गुना 10 का पावर 23 लोहे के परमाणु मतलब कितना ग्राम लोहा होगा, 56 बटा 6.023 गुना 10 का पावर 23, इसका गुणा होगा इसके साथ। अब आसान है, देखिए 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 कट जाता है और इन दोनों को आप कैंसिल कीजिएगा, आपके पास 2 बचा रहेगा और ये 2 और 56 कटेगा, आपको मिलेगा 28 ग्राम लोहा। ठीक है,
आशा करता हूं आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, लोहे का ग्राम परमाणु भार हमने निकाल लिया, कितना है 56 ग्राम। 56 जो परमाणु भार है उसके पीछे में ग्राम बैठा दिया, ग्राम परमाणु भार निकल गया। बहुत आसान है, ठीक है। अब ग्राम परमाणु भार अगर इतना है तो हम लोग कहेंगे क्या कि 56 ग्राम लोहा ही 1 मोल लोहा होता है। और हमें पता है कि 1 मोल लोहे में कितने परमाणु होते हैं। बिल्कुल सही, 6.023 गुना 10 का पावर 23 परमाणु होते हैं 1 मोल में। तो अगर 1 मोल 56 ग्राम लोहा है तो इतने सारे परमाणु भी तो 56 ग्राम के होने चाहिए। तो वही हमने यहां पर लिखा है कि 6.023 गुना 10 का पावर 23 लोहे के परमाणु, मतलब 56 ग्राम लोहा। अब हमें पूछा गया है कि इतने सारे लोहे के परमाणु की मात्रा कितनी है। तो जैसा कि मैंने आपको सवाल में समझाते समय दिखाया था, अभी मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं, अभी मैं सीधा ही आपको बता रहा हूं कि 3.0115 गुना 10 का पावर 23 लोहे के परमाणु, मतलब 56/6.023 गुना 10 का पावर 23 कितना गुना हो जाएगा उसके साथ, 3.10115 गुना 10 का पावर 23। इतना हमें, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो 10 का पावर 23 10 का पावर 23 कट जाएगा और 3.0115 और इसको काटेंगे तो ये 2 और ये 56 को काटेगा तो हमें मिलेगा 28 ग्राम लोहा। तो ये हमारा पहला सवाल बन गया। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड के 1.51 गुना 10 का पावर 23 अणुओं की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, आपको सवाल में ही दे दिया गया है कि कार्बन का परमाणु भार है 12 और ऑक्सीजन का 16। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप ऑक्सीजन का याद रखिएगा, हाइड्रोजन का याद रखिएगा और नाइट्रोजन का याद रखिएगा हो सके तो। ठीक है, कार्बन का भी अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इन 3-4 तत्वों के आप परमाणु भार याद कर लीजिएगा, इससे आपको एग्जाम में सुविधा होगी। तो आइए देखते हैं। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि फिर से वही बात पूछी जा रही है कि इतने सारे अणु हैं तो इनकी मात्रा कितनी होगी। तो हमें सवाल में मात्रा और संख्या के बीच में संबंध बनाना है। और मैंने कहा था कि मात्रा की बात आएगी तो हम परमाणु भार या अणु भार से अपनी बात को शुरू करेंगे। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी हमें अणुओं की बात पूछी जा रही है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार पहले निकालेंगे। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार कैसे निकालें, ग्राम अणुभार कैसे निकालें वो भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के एक कार्बन के लिए 12 लिखेंगे और उसके साथ जोड़ेंगे 2 ऑक्सीजन भी तो है, उसके साथ 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार जोड़ेंगे और ये कुल मिला के जितना भी आएगा उतना ग्राम होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार। आप देखेंगे कि ये आता है 44 ग्राम। और ये 44 ग्राम ही क्या है, ये 44 ग्राम ही 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर से वही वाला चार्ट याद कीजिए जहां पे 1 मोल के साथ कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और वहां पे हमें यह दिखता है कि किसी भी तत्व का, किसी भी अणु का ग्राम अणुभार यानी उस पदार्थ, उस तत्व का क्या होता है, 1 मोल होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ही 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जैसे ही हमने ये बता दिया कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें ये बताने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ही 6.023 गुना 10 का पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मोल में इतने अणु होते हैं और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि
6.023 गुना 10 का पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल पूछा गया है कि इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की मात्रा कितनी होगी। तो अब इतने यानी 6.023 गुना 10 का पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की मात्रा होती है 44 ग्राम। हम एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की मात्रा निकाल लेते हैं, वो 44 ग्राम से कम ही होनी चाहिए। कितना कम होना चाहिए? इतने से बढ़ जाएगा। 6.023 गुना 10 का पावर 23 इससे बढ़ जाएगा, इतना ग्राम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु इतने ग्राम का है तो दो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु इसका दुगना होगा, तीन कार्बन डाइऑक्साइड का अणु इसका 3 गुना होगा, और इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु इस चीज का उतना गुना होगा। इसका मतलब 1.51 गुना 10 का पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, मतलब 6.023 गुना 10 का पावर 23 गुणा 1.51 गुणा 10 का पावर 23। अब इसको और इसको काट दीजिए। आप देखिएगा ध्यान से, इस भाग को कीजिएगा रफ में। आप इस भाग को ऐसे रफ में करके देखिए और आपको पता लगेगा कि ये यहाँ पर आपको 4 आंसर देता है, ठीक है। और ये लगभग 4 आएगा, और ये लगभग 4 यानी आपको 4 ही पकड़ लेना है क्योंकि वो बहुत 4 के करीब ही है, ठीक है। और 4 इसको 44 को काटता है कितनी बार में? 11 बार में। इसका मतलब 1.51 गुना 10 का पावर 23 अणु यानी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमें कार्बन का परमाणु भार हमने लिख लिया और उसके साथ जोड़ दिया 2 गुना 16, और इतना ग्राम मतलब 44 ग्राम हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार। और हमें पता है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब होता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6.023 गुना 10 का पावर 23 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वही हमने लिख लिया, 6.023 गुना 10 का पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की मात्रा कितनी होगी? 44 ग्राम होगी। और हमें अब निकालना है इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की मात्रा। तो हम लोग, जैसे मैंने समझाते वक्त किया था, उस स्टेप को हम लोग ना भी करें तो चलता है, बस आपके दिमाग में वो कैसे हो रहा है ये एकदम साफ साफ रहना चाहिए। तो देखिए, ये हमने इतने सारे अणुओं की मात्रा जो है वो निकाल ली है, 44/6.023 गुना 10 का पावर 23, कितना गुणा? गुणा 1.51 गुणा 10 का पावर 23, इतना ग्राम। ये कट जाएगा, ये और ये कट के 4 आएगा, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 11 ग्राम। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी बन गया। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, एनटीपी पर 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होगी? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने पहले जो सवाल, 2 सवाल बनाए हैं, उसमें हम लोग संख्या से मात्रा तक पहुंचे थे, संख्या से मात्रा तक पहुंचे थे। और मेरा यहाँ पे इस क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको सिखाना कि संख्या से मात्रा तक कैसे पहुंचे, आयतन से मात्रा तक कैसे पहुंचे, तो हर भाग से आप लोग मात्रा तक कैसे पहुंचे मोल की अवधारणा का इस्तेमाल करके, वो हमें देखना है। तो हम लोगों ने संख्या से मात्रा तक कैसे पहुंचना है वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आयतन से मात्रा तक कैसे पहुंचे। ये पहली बात हमें सवाल में दिख रही है। दूसरी बात कि आयतन से मात्रा तक तो पहुंचना है, और मात्रा की जब भी बात आती है तो आपको या तो ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार की मदद लेनी पड़ती है। सवाल अब दूसरा ये है कि आप यहां पे कौन सी मात्रा का इस्तेमाल कीजिएगा, ग्राम अणुभार का कि ग्राम परमाणु भार का? आप ध्यान से देखिए, यहां पे कहा गया है ऑक्सीजन गैस, ठीक है।
प्रकृति में ऑक्सीजन गैस रहेगा तो वो कभी भी अकेला परमाणु ऑक्सीजन का ऐसे घूमता हुआ नहीं रहेगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का अस्तित्व रहता ही है इस प्रकार से, या तो फिर इस प्रकार से। ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो इन दो अणुओं को बना के रह पाता है, या तो फिर बाकी के और भी कई यौगिक अणु बनाते हैं। हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। और ऑक्सीजन गैस हमें प्रकृति में इस प्रकार से मिलता है। अब ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो आप समझ लीजिए अणु की बात हो रही है, ठीक है। आप गलती से परमाणु की सोच यहाँ पे नहीं लगाइएगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीजन गैस के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार यहां से शुरू करेंगे। और ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार निकालना है तो एक ऑक्सीजन के अणु में दो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो दो ऑक्सीजन के परमाणु मतलब हमें मिलेगा इतना ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार कितना है? 32 ग्राम। अब हमने ये भी सीखा है कि किसी भी परमाणु का या अणु का ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार वही 1 मोल होता है। तो हम लोग ये आराम से कह सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑक्सीजन। ये तो हमने पिछले 2 सवालों में भी देखा था। अब ये बताइए कि 1 मोल ऑक्सीजन, ये जो 1 मोल है हमें किसके साथ जोड़ना है? आयतन के साथ जोड़ना है ना। हमें मात्रा के साथ आयतन तक पहुंचना है। तो आप याद कीजिए 1 मोल का कितना आयतन होता है? 1 मोल का आयतन होता है, वो जो हम पहले ही स्लाइड में चार्ट देख रहे थे उसमें क्या था, 22.4 लीटर। तो इसका मतलब हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो 32 हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो उसकी मात्रा कितनी होगी? 32 ग्राम मात्रा होगी, है ना। क्यों? क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन ही 1 मोल है और हमें पता है 1 मोल ऑक्सीजन यानी 22.4 लीटर ऑक्सीजन होता है। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन आप जमा कीजिए, वही 1 मोल ऑक्सीजन होता है और वही 32 ग्राम मात्रा भी देगा। अब सीधी सी बात है कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन अगर 32 ग्राम मात्रा देता है तो 44.8 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? आप फिर से सोच को इसी तरह रखिए कि 1 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा 1 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 1 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा जरूर 32 से तो कम ही होगी। कितनी कम होगी? इतनी बार बढ़ जाएगा वो, ठीक है, इतना ग्राम होगा। हमें कितने लीटर ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए? 44.8 लीटर। अगर 1 लीटर की मात्रा इतनी है तो 2 लीटर की मात्रा इसका दुगना होगा, 3 लीटर की मात्रा इसका 3 गुना होगा। तो 44.8 लीटर की मात्रा इसका 44.8 गुना होना चाहिए। तो इतना लीटर ऑक्सीजन उसकी मात्रा होगी 32/22.4 गुना 44.8, ठीक है, इतना ग्राम। आप ध्यान से देखिए, ये इसको 2 बार में वो कैंसिल कर देगा और 2 गुना 32 यानी होता है, हमें मिलता है आंसर 64 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीसरे सवाल का उत्तर। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार कितना है? 2 गुना 16 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन के अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु को 2 बार से गुणा कर दिया और हमें मिल गया 32 ग्राम। और 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑक्सीजन। और क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल किसी भी पदार्थ का 1 मोल कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर। तो हम कहेंगे कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन। और 22.4 लीटर ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है तो 44.4 लीटर ऑक्सीजन मतलब हम लोगों को 32/22.4 गुना 44.8 ग्राम करना है। ये कैंसिल होके आएगा 2 और 32 गुना 2
होता है 64 ग्राम ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एसटीपी पर 1,12,000 सीसी आर्गन गैस की मात्रा कितनी होगी? ठीक है। अब यहां पर इस सवाल में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, जिसको आप अपने नोट में साइड में लिख के रखिएगा, कि जब भी किसी निष्क्रिय गैस की बात आएगी, निष्क्रिय गैस कौन लोग? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन। ठीक है, ये तीन गैस तो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि आवर्त सारणी में इन तीनों गैसों को के बारे में हमने याद किया था। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये आप याद रखिए कि आप यहां पर इनको निष्क्रिय गैस बोलेंगे या तो फिर इनको नोबल गैस बोलेंगे। और ये जो गैस हैं, ये सारे के सारे गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, ये सारे के सारे गैस, ये लोग जब भी वातावरण में रहते हैं तो वो उनका परमाणु ही वातावरण में गैस के रूप में रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नोबल गैस या निष्क्रिय गैस किसी और के साथ बंधन नहीं बना पाते हैं। इसका मतलब आर्गन का गैस अगर रहेगा तो वो ऐसे आर्गन का परमाणु ही आर्गन का गैस बना के घूमता रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले सवाल में बात किया था कि ऑक्सीजन का गैस कभी ऑक्सीजन का परमाणु गैस के रूप में ऐसे घूमता हुआ नहीं मिलेगा आपको। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु, दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन के में भी वही होता है। लेकिन जितने भी निष्क्रिय गैस है, ये लोग अपने खुद के परमाणु ही वो गैस के रूप में उपलब्ध होते हैं प्रकृति में। तो इसका मतलब हीलियम के बारे में आपको बोला जाए, आर्गन के बारे में आपको बोला जाए, नियॉन के बारे में आपको बोला जाए, तो ये सारे के सारे लोग गैस के रूप में घूमते हैं और इनके परमाणु ही घूमते रहते हैं। इसीलिए अब इस सवाल पे आइए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसटीपी पर 1,12,000 सीसी आर्गन गैस की मात्रा कितनी होगी, और आर्गन का देखिए यहाँ पर परमाणु भार दे दिया गया है 40। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट आपको सबसे पहले नोट कर लेना है कि निष्क्रिय गैस या नोबल गैस हमेशा उनके परमाणु ही गैस के रूप में घूमते रहते हैं। इसका मतलब सवाल अगर इनके ऊपर आया तो हम लोग मात्रा से जुड़ा हुआ सवाल इन पर नोबल गैस में अगर आए तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे? हम लोग ग्राम परमाणु भार से शुरू करेंगे। अणुओं के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अणु बना ही नहीं था, अकेला एक परमाणु ही गैस बना के घूम रहा था। ये पहली बात है। दूसरी बात, आप याद कीजिए कि जो हमारा मोल की अवधारणा का चार्ट है, जहां पे हम लोग एक मोल को जोड़ते हैं अलग अलग चीजों से, जैसे संख्या से, आयतन से, मात्रा से, तो वहां पर आयतन में एक मोल यानी हुआ करता था 22.4 लीटर, भी 22.4 लीटर या 22,400 सीसी या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब सवाल आपको लीटर में ना पूछकर सीसी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये वाला सवाल मैंने आपको सीसी में पूछ लिया है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाते हैं। साफ साफ है कि आर्गन गैस की बात होगी तो हम लोग परमाणु भार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आर्गन का जो ग्राम परमाणु भार है वो कितना होना चाहिए? बहुत आसान है, आप थोड़ा सा सोचिए मेरे लिखने से पहले। ग्राम परमाणु भार आर्गन का कितना होना चाहिए? अगर आपने सोच लिया है तो इसका मतलब आपको सवाल बनाने आ रहे हैं कि आर्गन का ग्राम परमाणु भार, बस उसका परमाणु भार लिखेंगे, उसके पीछे 40, उसके पीछे ग्राम बैठा देंगे। ठीक है, यह आर्गन का ग्राम परमाणु भार है। अब हम लोग कह सकते हैं कि 40 ग्राम आर्गन आपने इकट्ठा कर लिया, मतलब आपके पास 1 मोल आर्गन हो गया, यह आप आसानी से कह सकते हैं। और अगर आपके पास 1 मोल आर्गन है तो इसका मतलब आपके पास कितना सीसी आर्गन होना चाहिए? इसका मतलब आपके पास 22,400 सीसी आर्गन होना चाहिए। तो 22,400 सीसी आर्गन का मतलब ही होता है
40 ग्राम आर्गन, है ना, क्योंकि 40 ग्राम आर्गन अगर 1 मोल है तो 1 मोल का आयतन हो गया 22,400 सीसी, तो इसका मतलब 22,400 सीसी मतलब ही 40 ग्राम आर्गन। अब सीधा सीधा सवाल बनेगा, देखिए इतना सीसी आर्गन 40 ग्राम आर्गन होता है, तो इतना सीसी आर्गन कितना ग्राम आर्गन होगा, पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले 1 सीसी आर्गन कितना ग्राम होता है पता लगाएं। 1 सीसी आर्गन 40 ग्राम तो नहीं होगा, 40 से कम ही होगा, इसका मतलब 40 कितनी बार में बढ़ जाएगा, 22,400 बार में बढ़ जाएगा, इतना ग्राम आर्गन होगा। अगर 1 सीसी आर्गन की मात्रा इतनी होती है तो 2 सीसी की इसका दुगना होगा, 3 सीसी का इसका 3 गुना होगा। हमें चाहिए इतने सारे सीसी आर्गन की मात्रा, तो हम लोग इतनी बार का गुना कर देंगे इसके साथ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, तो ये 5 बार में आपको कटता हुआ दिखेगा, और 5 गुना 40 होता है 200। इसका मतलब इतना सीसी आर्गन 200 ग्राम आर्गन होता है। ठीक है, तो आसान है, देख लेते हैं। देखिए आर्गन का ग्राम परमाणु भार कितना है, 40 ग्राम। इसका मतलब 40 ग्राम आर्गन मतलब ही 1 मोल आर्गन होगा, और 1 मोल आर्गन मतलब 22,400 सीसी आर्गन, जिसका मतलब 22,400 सीसी आर्गन गैस मतलब 40 ग्राम आर्गन। और इतना दे दिया गया है, इतना निकालना है, तो इसका मतलब 1,12,000 सीसी आर्गन गैस की मात्रा कैसे निकाले, 40/22,400 गुना 1,12,000। यहाँ पे ये पूरा ही इसको काट देते हैं, ये 5 बार में कटता है, और 40 गुना 5 होता है 200 ग्राम आर्गन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चौथा सवाल भी बन गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एसटीपी पर 3 ग्राम मोल एमोनिया गैस की मात्रा कितनी होगी। हम लोग संख्या से मात्रा तक पहुंच चुके हैं, आयतन से मात्रा तक पहुंच चुके हैं, अब हम ग्राम मोल से मात्रा तक पहुंचेंगे। तो हम लोग उसी पड़ाव पर हैं जहां पर हमें ग्राम मोल से मात्रा तक की दूरी तक पहुंचना है। अब यहां पर फिर से वही बात, मात्रा की बात आई है, तो हमें शुरुआत कहां से करनी है, हमें शुरुआत करनी है या तो ग्राम अणुभार या तो ग्राम परमाणु भार से। अब देखिए कि एमोनिया गैस का नाम आया है, और एमोनिया गैस आपको पता होना चाहिए कैसा दिखता है, चिन्ह में आपको एमोनिया गैस लिखना है तो NH3 ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब एमोनिया में नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और सवाल में देखिए आपको नाइट्रोजन का परमाणु भार दे दिया गया है, हाइड्रोजन का भी परमाणु भार आपको दे दिया गया है। तो इसका मतलब एमोनिया गैस यानी एक अणु, और हम लोग शुरू करेंगे हमारा सवाल ग्राम अणुभार से। तो एमोनिया का ग्राम अणुभार पता लगाना है। अमोनिया का ग्राम अणुभार कितना है, हम लोगों को दिख रहा है कि एक एमोनिया में कितना होता है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 1 बार 14 होगा, और 3 बार हाइड्रोजन का परमाणु भार होगा। ठीक है, और इतना ग्राम एमोनिया आपको मिलेगा। आप इसको निकालेंगे, इसको तो सरल करेंगे तो 17 ग्राम एमोनिया होता है। इसका मतलब साफ है कि 17 ग्राम एमोनिया मतलब 1 मोल एमोनिया। यहां तक तो आपको अब तक अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर ग्राम मोल की बात की गई है। अब आप उस चार्ट में याद कीजिए कि 1 मोल यानी कितना ग्राम मोल होता है, 1 मोल यानी 1 ग्राम मोल होता है। अगर परमाणु की बात हो रही है तो 1 ग्राम मोल परमाणु होगा, अगर अणु की बात हो रही है तो 1 ग्राम मोल अणु होगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसका मतलब 1 मोल एमोनिया मतलब
1 ग्राम मोल अमोनिया। तो 17 ग्राम अमोनिया अगर 1 मोल अमोनिया है तो इसका मतलब 1 ग्राम मोल अमोनिया भी 17 ग्राम अमोनिया है। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, है ना, कि 1 मोल किसी भी चीज का उसी का 1 ग्राम मोल होता है। आप बस इतने दिमाग में रखिए, 1 मोल 1 ग्राम मोल, हमेशा ऐसा ही होगा। तो 1 मोल अमोनिया यानी 1 ग्राम मोल अमोनिया, ठीक है। और 1 मोल अमोनिया मतलब 17 ग्राम अमोनिया, तो 1 ग्राम मोल अमोनिया मतलब भी 17 ग्राम अमोनिया। हमें कितने ग्राम मोल अमोनिया के हिसाब चाहिए? 3 ग्राम मोल। तो 3 ग्राम मोल का बहुत आसान है, 3 ग्राम मोल अमोनिया मतलब 17 गुना 3, 17 गुना 3 कितना होता है? 17 गुना 3 होता है 51 ग्राम अमोनिया, ठीक है। तो देखिए कितना आसान हो गया। तो यहां पर हमें पता है कि अमोनिया का ग्राम अणुभार कितना होगा, कैसे निकालेंगे? 14 प्लस 3 गुना 1 करके हमने निकाल लिया 17 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब 17 ग्राम अमोनिया ही 1 मोल अमोनिया, और 1 मोल अमोनिया मतलब 1 ग्राम मोल अमोनिया, 1 ग्राम मोल अमोनिया गैस, इसका मतलब हो गया 17 ग्राम अमोनिया। और हमें 3 ग्राम के बारे में निकालना है, तो 1 ग्राम मोल अगर 17 ग्राम है तो 3 ग्राम मोल उसका 3 गुना होना चाहिए। तो 3 ग्राम मोल उसका 3 गुना यानी 51 ग्राम अमोनिया हो गया। आपने यहां पर ध्यान दिया होगा कि ये सवाल तो आसान है, लेकिन तभी आपसे बन पाएगा जब तक आपको पता रहेगा कि अमोनिया मतलब ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप रासायनिक गणना के पहले भाग में, जैसे मैंने आपको सिखाया था और जो जो गैस मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, उनको आप अच्छे से कीजिए। सवाल आसान होते हैं, लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं होती है, उनके कारण हमारे सवाल नहीं बन पाते हैं, और ये भी उन्हीं चीजों में से है। अगर आपको पता ही नहीं है कि अमोनिया को कैसे चिन्हित करते हैं, तो आप उसका ग्राम अणुभार नहीं निकाल पाइएगा। ग्राम अणुभार ही नहीं निकला तो आप बाकी का सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, जो कि आज का आखिरी सवाल भी है, वो है एनटीपी पर 7 ग्राम मोल हीलियम गैस, ध्यान दीजिएगा, 7 ग्राम मोल हीलियम गैस की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो हीलियम गैस की बात आई है। हीलियम गैस क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। अभी थोड़ी देर पहले आर्गन की भी बात हो रही थी। एक निष्क्रिय गैस है या तो फिर एक नोबल गैस है, और ऐसे गैस हमारे प्रकृति में उनके परमाणु ही गैस के रूप में बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। ये कभी भी किसी दूसरे के साथ योग करके अपने आप को जोड़ के कोई दूसरा अणु नहीं बना पाते हैं। तो इसका मतलब हमें शुरुआत मात्रा की करनी है, तो हम हीलियम का क्या देखेंगे? ग्राम परमाणु भार देखेंगे। तो हीलियम का ग्राम परमाणु भार निकाल लेते हैं। कितना होगा? देखिए सवाल में दिया गया है हीलियम का परमाणु भार 4, तो हीलियम का ग्राम परमाणु भार है 4 ग्राम। अब ग्राम परमाणु भार 4 ग्राम है, तो इसका मतलब हम लोग अगर 4 ग्राम हीलियम जमा करेंगे तो हमें 1 मोल हीलियम मिल जाएगा। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जितना मोल आपके पास है उतना ही ग्राम मोल आपको मिलता है। इसका मतलब 1 मोल हीलियम है तो 1 ग्राम मोल हीलियम होना चाहिए। 2 मोल हीलियम है तो 2 ग्राम मोल हीलियम होगा। जितना मोल होगा उतना ही ग्राम मोल होगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो 1 मोल हीलियम अगर 4 ग्राम होता है तो सॉरी, तो बताइए कि 1 ग्राम मोल हीलियम कितना ग्राम हीलियम होगा? 1 मोल हीलियम 4 ग्राम हीलियम होता है, तो 1 ग्राम मोल हीलियम भी 4 ग्राम हीलियम होगा। हमें कितने ग्राम मोल हीलियम का हिसाब निकालना है? कितने ग्राम मोल की मात्रा निकालनी है? 7। तो 1 ग्राम मोल मतलब 4 ग्राम हीलियम होता है,
तो 7 ग्राम मोल इसका कितना 7 गुना होगा, इसका मतलब 28 ग्राम हीलियम। ठीक है, बहुत आसान है, देख लेते हैं। तो ये हो गया हीलियम का ग्राम परमाणु भार 4 ग्राम। 4 ग्राम यानी 1 मोल हीलियम। तो अगर 1 मोल हीलियम है 4 ग्राम, तो 1 ग्राम मोल हीलियम भी 4 ग्राम ही होगा। और 7 ग्राम मोल हीलियम चाहिए, तो उसका 7 गुना कर दीजिए। 7 ग्राम मोल हीलियम गैस यानी 28 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भाग जो है समाप्त होता है। मोल की अवधारणा जारी रहेगी, और कारण यही है कि रासायनिक गणना इतना लंबा चल रहा है कि रासायनिक गणना को धीरे धीरे करना पड़ता है, विस्तार से करना पड़ता है। बिना समझ के कीजिएगा तो जिंदगी भर आपको रासायनिक विज्ञान के सवालों में परेशानियां लगी रहेंगी। आशा करता हूं आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।